आज सारी रात बबीता सो नहीं पाई थी। सीट पर लेटे लेटे ट्रेन के साथ भागते अंधकार को कभी कभी निहारने लगती। इतने समय बाद अपने पति विक्रम से मिलने की सुखद कल्पना से उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। गाड़ी ठीक सुबह 7 बजे स्टेशन पर आ गई थी। कुल्ली बुलवाकर उसने सामान उतरवाया और डुग्गू को गोद में लेकर स्टेशन पर उतरकर अपने पति विक्रम को ढूंढने लगी। चिट्ठी तो समय पर डाल दी थी उसने, फिर क्यों नहीं आई? कहीं डाक विभाग की लाखों चिट्ठियों में उसकी चिट्ठी कहीं खो तो नहीं गई, वरना विक्रम अवश्य आते। ये सोचकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। नया शहर, नए लोग, अनजान जगह, ऐसे में अपना घर ढूंढ भी पाएगी या नहीं? उसने पर्स खोलकर पते की डायरी निकाली और पास खड़े रिक्शे वाले को नेहरू गांधी मार्ग चलने का निर्देश देकर पहले रिक्शे में सामान रखवाया और फिर डुग्गू को गोद में लेकर खुद भी बैठ गई। सोचने लगी, कैसी अजीब सवारी है ये रिक्शा भी। हर समय गिरने और फिसलने का डर बना रहता है। 2 लोग भी कितनी मुश्किल से बैठ पाते हैं। लखनऊ में होती तो अपनी गाड़ी को दौड़ाती हुई अब तक कई किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती। खैर, शहर की सुनसान सड़कें लांघता हुआ रिक्शा एक बंगले के पास आकर रुक गया। बाहर नेम प्लेट पर विक्रम सिंह चौहान का नाम पढ़कर उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने की सूचना मिल गई थी। चारों ओर से भांति भांति के पेड़ों से घिरे छोटे से बंगले तक पहुंचाने के लिए उसने रिक्शे वाले को बाहर गेट पर ही पैसे देकर विदा किया और हाथ में बैग पकड़कर बंगले के बाहर आकर खड़ी हो गई। पहले का समय होता तो सीढ़ियां लांघती हुई अब तक घर के अंदर पहुंच चुकी होती, पर इस समय एक अव्यक्त संकोच उसके पांव जकड़ रहा था। घर तो उसका ही है, विक्रम के घर को वो अपना ही तो कहेगी, लेकिन पिछले कई दिनों से उनके बीच एक दीवार सी खिंच गई थी जिसे बिंधने का प्रयत्न दोनों ही नहीं कर पा रहे थे। उसने अपने आगमन की सूचना भी डुग्गू से ही करवाई थी। वो काफ़ी देर तक यूं ही सुटकेस थामे खड़ी रही। तभी पीछे से एक चिर परिचित सी आवाज़ आई, बबीता। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इतने समय बाद अपने पति विक्रम को देखकर अचानक उसके चेहरे पर खुशी उभर आई। उन्हें एकटक निहारती रही। विक्रम शायद सुबह की सैर से लौटे थे। चलो अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने कंधे पर कोमल स्पर्श पाकर बबीता चौंक गई। तभी विक्रम ने घर की नौकरानी मंजरी को आवाज़ लगाई, मंजरी, मैडम का सामान उठाकर अंदर रखवा दो। आदेश देकर विक्रम ने डुग्गू को गोद में उठा लिया और पत्नी से सवाल किया, चिट्ठी लिख देती, मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। लिखी तो थी, फ़ोन भी करवाया था, पता चला दौरे पर गए हुए थे तुम। अच्छा, शायद मंजरी डाक देना भूल गई है। पिछले दिनों काफ़ी व्यस्त रहा हूँ मैं। विक्रम जानबूझकर टाल गई। तभी मंजरी ट्रे में विक्रम के लिए नींबू पानी, बबीता के लिए चाय और डुग्गू के लिए गिलास में दूध व कुछ बिस्किट ले आई। पिता पुत्र बातों में ऐसे व्यस्त हो गई जैसे सब कुछ एक ही दिन में जान समझ लेंगे। इधर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बबीता पूरे घर को निहारने लगी तो घर का हर हिस्सा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित था। उसने घड़ी की ओर दृष्टि घुमाई। 8 बजने को आए थे। विक्रम के दफ्तर जाने का समय हो गया था। यह सोचकर बबीता नाश्ता बनाने के लिए उठने लगी तो विक्रम ने यह कहकर रोक दिया कि जब से बीमार हुआ हूँ, गरिष्ठ भोजन सुबह सुबह पचता नहीं है। मंजरी को माँ समझा गई थी, वही बनाकर ले आएगी। तुम आराम से बैठो। कुछ देर में नाश्ता करके विक्रम दफ्तर जाते समय बबीता से बोला, जो भी काम हो मंजरी से कह देना,
वो सब काम बड़े सलीके से करती है। पति के वाक्य बबीता को अंदर तक बिंद गई। वो खुद पर तरस खाकर रह गई। शादी के बाद कुछ ही दिनों में पति पत्नी के बीच संबंधों की खाई इसी बात पर ही तो गहराती गई थी। विक्रम ऐसी सहभागिता चाहते थे जो ढंग से उसकी गृहस्थी की सार संभाल करती, उसकी बूढ़ी माँ की सेवा करती, और जब वो थके हारे दफ्तर से लौटे तो सरल मुस्कान चेहरे पर फैलाकर उनका स्वागत करती। लेकिन सपनों की दुनिया में विचरण करने वाली बबीता के लिए ये सब बातें दक्यानूसी थी। वो तो पति और सास को यही समझाने का प्रयत्न करती रही कि औरत की सीमाएं घर गृहस्थी और पति व सास की सेवा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि नौकरी करके 4 पैसे कमाकर जब वो घर लाती है तभी उसे पूर्णता का एहसास होता है। विक्रम समझाते रह गए थे कि उनकी अच्छी खासी कमाई है, सर पर छत है, जिम्मेदारी कोई खास नहीं, और जो है भी उसका निर्वहन करने में वो पूर्ण रूप से सक्षम है। पर महत्वाकांक्षी बबीता के ऊपर से सब कुछ जैसे चिकने घड़े पर पड़े पानी सा उतर गया। अब माँ सोचती कि एक बार मातृत्व बोध होने पर खुद ही घर गृहस्थी में रम जाएगी, पर वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। डुग्गू की किलकारियाँ दादी और पिता ने ही सुनी थी। उन्हीं दोनों की छत्र छाया में वो पला बढ़ा था। कुछ समय बाद विक्रम का प्रमोशन हुआ, जिससे तनख्वाह भी बढ़ी और रहन सहन का स्तर भी। उन्होंने डुग्गू का दाखिला एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करवा दिया था। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक बार फिर उन्होंने बबीता को नौकरी छोड़ने के लिए कहा था, समझाया था कि बच्चे की सही परवरिश के लिए माँ का घर पर होना बहुत ज़रूरी होता है। पर भौतिकवाद में विश्वास करने वाली पत्नी ने उन्हें ये कहकर चुप करा दिया कि ये परवरिश तो आया भी कर सकती है, और फिर दोहरी आय से यह सुविधा तो आसानी से जुटाई जा सकती है। नन्हे डुग्गू के मुंह में जब आया निवाला डालती तो विक्रम क्षुब्ध हो उठते। बूढ़ी अम्मा को घर के काम में जुटा देखते तो मन बहुत दुखी होता कि उन्होंने शादी क्यों की। पर इस बात का जवाब अपने मन में ढूंढना खुद उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष था। एक बोझ के एहसास से सारे कार्य निपटते रहते, पर अपनी पत्नी से वो कभी जीत नहीं पाए। अब वो शांत रहने लगे थे। शायद समझ गए थे कि कुछ भी कहकर अपमानित होने से अच्छा है अपने होठ सील लें। उन्हीं दिनों उनका तबादला अहमदाबाद हो गया। विक्रम वहाँ जाना तो नहीं चाहता था, इसलिए नहीं कि उन्हें लखनऊ से विशेष लगाव था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि बबीता कभी भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं होगी और न ही नौकरी से त्यागपत्र देगी। ऐसे में अम्मा और डुग्गू को अकेले भी नहीं छोड़ सकते और स्वयं रुक भी नहीं सकते। इसलिए अकेले ही जाने का निश्चय करके विक्रम ने अपना ये निर्णय जब अम्मा को सुनाया तो उनके धैर्य का बांध टूटने लगा। वो उन्हें वहाँ अकेले कैसे जाने देती, कौन उसकी देखभाल करेगा। माँ ने बबीता को समझाया था कि पति पत्नी को एक ही जगह रहना चाहिए, जन्म जन्म का साथ होता है दोनों का। पर बबीता ने सास की बात समझने के बदले उन्हें समझाना ज़्यादा उचित समझा। अपनी ओर से खुद ही सफाई देकर उसने पल भर में अपना निर्णय सुना दिया और बोली, 2 ही बरस की तो बात है, पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। अब तो डुग्गू भी अच्छे स्कूल में जाने लगा है। अच्छे स्कूलों में दाखिले आसानी से तो मिलते नहीं। एक बार पूरा तामझाम समेटो, फिर वापस आओ। मुझसे नहीं होगा ये सब। विक्रम अपनी पत्नी से इससे अधिक आशा कर भी नहीं सकता था। उसने ऐसे मौके पर चुप्पी साध लेना ही उचित समझा। वैसे भी जहाँ मन की शांति ना हो, पति पत्नी साथ रहकर भी एक दूरी पर ही वास करते हैं। अम्मा परेशान हो उठी थी। बेटे से बहू का अलग रहने का ख्याल
उन्हें सर से पैर तक हिला गया, पर क्या कर सकती थी सिवाय चुप्पी साधने के। मैडम जी, दोपहर में क्या खाना बनाना है? मंजरी के सवाल पर बबीता अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आई और बोली, साहब क्या खाते हैं इस समय? आज तो साहब बाहर गए हैं, इसलिए डब्बा साथ में ही दे दिया। वैसे तो घर में ही आकर खाते हैं। ये सुनकर बबीता को उसकी मासूमियत पर चिढ़ हो आई। वो चिढ़ते हुए सोचने लगी कि अपने पति की पसंद या नापसंद भी इस गवार से पूछनी पड़ रही है। उसे अपना अधिकार छिनता सा लगा। फिर भी मंजरी को आलू मटर की सब्जी बनाने का आदेश देकर वो अपने शयन कक्ष में आकर लेट गई। थकान से पलकें बोझिल थी, पर नींद कोसों दूर थी। मंजरी मटर छील रही थी और डुग्गू उसकी पीठ पर झूल रहा था। ये सब देखकर बबीता के मन में कई सवाल कुल बुलाने लगे कि कहीं मंजरी के मदमाते यौवन ने विक्रम की संयमित चेतना को छितरा तो नहीं दिया। जब विश्वास मित्र जैसे तपस्वी की चेतना को मेनका ने भंग कर दिया था, तो विक्रम तो साधारण सा पुरुष है। अम्मा ने बताया था कि मंजरी का पति अपाहिज है। उधर विक्रम भी तो इतने बड़े बंगले में एकाकी जीवन बिता रहे हैं। दो युवा प्राणी क्या स्वयं को संयमित कर पाए होंगे? जब से अम्मा ने उसे विक्रम के यहाँ मंजरी की नियुक्ति की बात बताई थी, तो वो परेशान हो उठी थी। बबीता के मन में शंकाओं के जाल फैलने लगे। मन ही मन सोचने लगी कि आदमी आखिर आदमी होता है और औरत औरत। इनके आदिम और मूल रिश्तों पर किसी किसी का ही बस चलता है। उसके पिता ने भी तो यही किया था। मृत्युशैया पर पड़ी हुई उसकी माँ की सेवा के लिए नियुक्ति नर्स को अपनी अर्धांगिनी बनाकर अपनी वफादारी का सबूत दिया था। माँ बाबूजी का कितना ध्यान रखती थी। उन्हें खिलाए बगैर नहीं खाती थी। जब तक वे सोते नहीं थे तब तक खुद भी नहीं सोती थी। और अगर वो देर से उठते तो क्या मजाल, घर में कोई जरा सा भी शोर करते हमेशा यही कहती, बाबूजी की नींद में खलल पड़ेगा। उनकी कितनी सेवा करती थी माँ, पर एक बार बिस्तर पर पड़ी तो बाबूजी की सारी ईमानदारी आंधी में उड़ने वाले तिनके के समान उड़ गई। माँ लाख सर पटकती रही, पर मुट्ठी में बंद रेत की तरह सब कुछ फिसल कर रह गया था। माँ तो दोषी नहीं थी। हारी बीमारी पर किसी का जोर नहीं चलता, पर बबीता ने तो खुद मुसीबत को न्योता दिया था। शादी के बाद से आज तक उसने पति की सेवा करना तो दूर, कभी उसके दिल में झांकने की विशेषता भी नहीं की। यहाँ आने के लिए अम्मा ने उस पर कितना जोर डाला था, पर वही नहीं मानी। विक्रम जब भी अपनी परेशानियों की चर्चा उससे करते तो वो हमेशा अनसुनी कर देती। अम्मा के कानों तक ये बातें ना पहुँचे, यही प्रयत्न रहता था उसका। डरती थी कि अम्मा उसे जबरन विक्रम के पास भेज देंगी। फिर उसकी नौकरी का क्या होगा, उज्जवल भविष्य का क्या होगा। धीरे धीरे विक्रम लखनऊ कम आने लगे थे। एक तो लंबा सफ़र, ऊपर से पत्नी की कड़वी बातें उनके दिल को आहत कर जाती थी। बस माँ का प्यार और डुग्गू का दुलार ही उन्हें शांति प्रदान करता था। पिछली बार उन्होंने अम्मा को फ़ोन पर बताया था कि वो काफ़ी दिनों से बीमार हैं। उन्हें अतिसार हो गया था। अन्न का एक दाना भी नहीं पचता था। बेटे की बीमारी की खबर सुनकर अम्मा सुलग उठी। उन्होंने अपने ज़माने की कई पतिव्रता औरतों के उदाहरण दे डाले थे कि ऐसे समय में पत्नी ही तो पति की सेवा करती है। बीमार इंसान दवा के साथ साथ प्यार व सहानुभूति की भी आशा रखता है। पर बबीता के समक्ष सुनहरा भविष्य और शानदार कैरियर एक बार फिर मुंह बाए खड़ा हो गया था। उन दिनों दफ्तर में प्रमोशन की नई सूची बन रही थी। ऐसे में उसका कहीं भी जाना नामुमकिन था। इसलिए उसने फ़ोन पर पानी उबालकर पीने
और समय पर दवा लेने की हिदायतें देकर अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली थी। तो फिर बेटे के पास अम्मा ही पहुंची थी। अम्मा ने ही पूरी तरह से उनकी देखभाल की। जब लौटने लगी तो मंजरी को विक्रम की देखभाल के लिए नियुक्ति कर आई थी। घर लौटकर उन्होंने मंजरी की प्रशंसा में जमीन आसमान एक कर दिया था। अब ये प्रशंसा बहू को कुढ़ाने के लिए करती थी या उसके मन में पति के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित करने के लिए, ये तो वही जाने। पर बबीता इस अनदेखी महिला के प्रति ईर्ष्यालु हो उठी थी। मंजरी के रूप में उसके समक्ष मानो एक पत्थर की दीवार खड़ी हो गई थी। पति पत्नी के अंतरंग संसार को नष्ट भ्रष्ट करता कोई तीसरा वहां पसर जाए, इससे पहले ही बबीता यहाँ आ पहुंची। अब उसको यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए थे, पर वो पूरी तरह से अपनी गृहस्थी संभाल नहीं पा रही थी। दैनिक दिनचर्या की छोटी मोटी परेशानियों में उसने कभी दिलचस्पी नहीं ली। सभी मंजरी कर रही थी। एक दिन रविवार था। सभी बाहर आंगन में बैठकर सर्दी की कुनकुनाती धूप का आनंद ले रहे थे। मंजरी कपड़े धो रही थी। डुग्गू बाल्टी से पानी निकालकर मंजरी पर उछाल रहा था और खिलखिलाए भी जा रहा था। तभी विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में मंजरी ने डुग्गू को अपने वश में कर लिया है। हाँ, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अपने वश में करने की अद्भुत क्षमता है इसमें, बबीता चिढ़कर बोली। तो विक्रम पत्नी के तलखी भरे स्वर में छिपे व्यंग्य को भली प्रकार समझ गया था, पर कुछ बोला नहीं। तभी पति की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो क्रोध वश में उसने रस्सी पर विक्रम की कमीज फैलाते हुए मंजरी के हाथों से कपड़े छीन लिए और उसे अंदर जाकर रसोई का काम संभालने का आदेश दे दिया। इस अप्रत्याशित व्यवहार से मंजरी काँप कर रह गई। वो सोचने लगी कि न जाने क्या अपराध बोध हो गया उससे। वो चुपचाप जाकर हंगर उठा लाई और बबीता से बोली, मैडम जी, ये साहब की कमीज हैंगर पर फैला दीजिए। इतना सुनते ही बबीता का गुस्सा उफान पर आ गया और उसने मंजरी के हाथ से हैंगर लेकर जमीन पर पटक दिया। ये देखकर विक्रम भी परेशान हो उठा और बोला, क्या बिगाड़ा है इस गरीब बबला ने तुम्हारा, जो उसे यूं अपमानित करने पर तुली हुई हो। तुम्हारी देखभाल किस तरह करनी है ये क्या मुझे इससे सीखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मंजरी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। बबीता की आवाज़ में दर्द भरे अधिकार का बोध था। तभी विक्रम ने चिढ़कर कहा, तुम चली जाओगी, फिर कौन संभालेगा ये घर। मैं दीर्घावकाश लेकर आई हूँ। जब तक तुम्हारा तबादला वापस लखनऊ में नहीं हो जाता, मैं और डुग्गू यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। ये सुनकर विक्रम थोड़ा हैरानी से बोला, फिर तुम्हारे करियर और डुग्गू के स्कूल का क्या होगा। और वैसे भी मंजरी तुम्हारा क्या ले रही है। गरीब लाचार औरत है बेचारी, आदमी कमाता नहीं है। 4 बच्चों का भरण पोषण इसी के जिम्मे में है। यही काम करने दो इसे, तुम्हारी मदद भी करती रहेगी। दुनिया भर के गरीबों का जिम्मा हमने तो नहीं ले रखा। बोलकर पैर पटकती हुई बबीता अंदर चली गई। विक्रम शायद उसके आखिरी शब्द सुन नहीं पाया था, यह सुनकर भी अनसुना कर दिया था। कितने हमदर्दी हैं मंजरी से, बबीता बड़बड़ाती रही। उसके मन में शंका की लहरें फिर से हिलोरे लेने लगी कि कहीं विक्रम के हृदय के साम्राज्य पर यह मंजरी अपना आधिपत्य तो नहीं जमाती जा रही है। वो वहाँ से उठी और रसोई में आकर ऊंचे स्वर में मंजरी को पुकारा तो मंजरी बेचारी कांप कर रह गई। हाथ में पकड़ा विदेशी कांच का गिलास धम से जमीन पर गिरकर छटक गया। अब तो बबीता की प्रकाष्ठा देखने के काबिल थी।
जैसे बेचारी सी ड्राइंग रूम का कोई कीमती फानुस टूट गया हो। मंजरी की दबी सहमी सिसकियां सुनकर विक्रम को ये समझते देर नहीं लगी कि ये आक्रोश उस पर ही बरसाया जा रहा है। उसके बाद तो जैसे दोषारोपों का सिलसिला ही शुरू हो गया। इस घटना को घटे हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि एक दिन जब विक्रम ऑफिस से शाम को घर आए तो देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ था। बबीता ने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा रखा था। डुग्गू सहमा सा खड़ा था। पूछने पर पता चला कि बबीता की सोने की लॉकेट गुम हो गई है। बबीता को शक निश्चित रूप से मंजरी पर ही था, क्योंकि दूसरा कोई घर में आता ही नहीं था। विक्रम ने लाख समझाना चाहा, लॉकेट ढूंढने के लिए कहा, पर वो नहीं मानी। मंजरी हर प्रकार से अपनी सफाई देती रही, पर विक्रम को इस बात की ज़रूरत नहीं थी। जिस औरत ने कभी 4 पैसे की हेरा फेरी नहीं की, वो इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकती है, ये तो वो जानता था। अपराधी के कटघरे में डरी सहमी सी मंजरी के सिर पर उन्होंने जो ही हाथ रखा तो वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। साहब, आपके घर का नमक खाया है, आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे करूँगी। पर बबीता ने मंजरी को जेल की 4 दीवारी में बंद करवाकर ही चैन की सांस ली। आँख की किरच आँख से निकाली जरूर, पर बबीता शायद ये नहीं समझ पाई थी कि झूठ, अहम और संदेह के पलीते से भरा ये ऐसा भयानक विस्फोट था जिसने पति पत्नी के भावनात्मक संबंधों को हिलाकर रख दिया था। विक्रम मंजरी की जमानत करवा आए थे, पर अपने घर पर उन्होंने उससे फिर काम नहीं दिया। विक्रम के लिए बबीता की आंखों में हमेशा गुस्सा रहता। उसके बाद से विक्रम अक्सर दौरे पर रहते, घर पर रहते भी तो उदास से बहुत कम बोलते थे, अपनी किताबों की दुनिया में ही खोए रहते। डुग्गू के साथ जरूर बोल बतिया लेते थे। उस विद्रोही नारी ने उनका चैन लूट लिया था। मंजरी के भूख से तड़पते बच्चे और अपाहिज पति की जब कभी कल्पना करते तो मन तिरोहित हो उठता। वो मन ही मन बुदबुदाते कि मंजरी को निकालना ही था तो यूं ही निकाल देती बबीता। यूं लाछन लगाकर तो उसने उस बेचारी को कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। अपमानित तो वो हुई है, अब तो कोई काम पर भी नहीं रखेगा उसे। ये सब सोचकर मन खीन हो उठा था उनका, पर वो खुद भी तो छटपटाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन विक्रम घर पर नहीं था। बबीता और डुग्गू बंगले में अकेले थे तो अचानक बत्ती गुल हो गई। एक तो अकेली, ऊपर से अंधेरा। गर्मी और हुम्मस से बचने के लिए उसने खिड़की खोली और स्टोर में जाकर लालटेन में मिट्टी का तेल भरा। उसे लाकर वो ज्यों ही मेज पर रखने लगी कि लालटेन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी और पूरा तेल मेज पोस पर छलक गया और पलक झपकते ही आग ने पर्दों और फर्नीचर को अपने चंगुल में ले लिया। फिर देखते ही देखते अपना विकराल रूप धारण कर लिया। अंधेरे में जब वो पानी की बाल्टी लेने बाथरूम में पहुंची, तब तक आधा कमरा आग की लपटों में जल गया। बबीता को ये भी समझ नहीं आया कि बेटे को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। डर से आवाज़ भी घुटकर रह गई। तभी उसने झोपड़ियों की ओर से कुछ लोगों को अपने बंगले की ओर आते देखा। तभी अचानक बबीता बस खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद क्या घटा उसे मालूम नहीं। आँख खुली तो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। पास में बिस्तर पर डुग्गू लेटा था। सामने विक्रम खड़े थे। उनके सामने मंजरी सह परिवार खड़ी थी। तभी उसके हाथों की ओर बबीता की नज़र चली गई। दोनों हाथों पर पट्टियाँ थी। उसने क्षीण स्वर में पूछा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? वो कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम ने कहा,
आपको और डुगू को बचाने के प्रयास में इसके हाथ बुरी तरह झुलस गई हैं। समय पर अगर ये आपको बचाने नहीं आती तो आपका बचना नामुमकिन था। ये सुनकर एकाएक वो भयानक मंजर उसे याद हो आया। देर तक वो मंजरी को निहारती रही। पश्चाताप के आंसुओं की अविरल धारा अपनी सारी सीमाएं तोड़कर बह निकली, पर तब भी वो कुछ कह नहीं सकी। एक बार फिर उसका अहम सामने आ गया। कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद बबीता और डुगू पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर आई तो अगले दिन ही वो अपने पति विक्रम को साथ लेकर मंजरी की झोपड़ी की ओर जाने लगी। तो विक्रम ने उसे रोक कर कहा कि उधर कहाँ जा रही हो, आज मत रोको मुझे, एक बार वहाँ जाकर प्रायश्चित कर लेने दो। कहकर वो आगे बढ़ी तो उसको देखकर मंजरी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। उसने दौड़कर चारपाई बिछाई और नम्रतापूर्वक उनके बैठने की प्रतीक्षा करने लगी। भूखे नंगे बच्चों को देखकर बबीता का मन आत्मग्लानि से भर उठा। वो मन ही मन सोचने लगी कि एक पढ़ी लिखी शिक्षित नारी होकर भी ये कैसा बदला लिया मैंने इस गरीब से। मेरे पास तो पति था, प्यारा बेटा था, सुख समृद्धि सब कुछ था, खुद ही तो सहेज समेट नहीं पाई इस सुख को। इसमें दूसरों का क्या दोष है। गाज गिराई भी तो उस पर जिसने मेरे पति की सेवा की। कुछ सोचकर उसने मंजरी को पास बुलाया और उसका हाथ थामकर बोली, तुम्हारे ऊपर मैंने इतने आरोप लगाए, फिर भी तुमने मेरी और मेरे बेटे की रक्षा की। तुम वास्तव में महान हो मंजरी। यह सुनकर मंजरी की आंखें भर आई। उसने कहा, नहीं मैडम जी, मैं तो कुछ भी नहीं, महान तो बाबूजी हैं। इन्होंने मेरे बच्चों की भूख मिटाई, मेरे अपाहिज पति के इलाज के लिए ठेकेदार से पैसा दिलवाया। मैं तो अपना भाई, पिता, सब कुछ इन्हें मानती हूँ। मैंने आपके घर का नमक खाया है और फिर जब मेहनत करने के लिए भगवान ने दो हाथ दिए हैं तो इंसान कुकर्म करे ही क्यों। ये सुनकर बबीता की आंखें भर आई। आज एक कम पढ़ी लिखी गरीब औरत ने पढ़ी लिखी आधुनिक नारी पर जोरदार तमाचा मारा था। आज मंजरी के कथन ने बबीता को इस अवधारणा से मुक्त करा दिया था कि औरत और मर्द के बीच हर रिश्ता शरीर तक ही सीमित नहीं बल्कि भावनाओं व संवेदनाओं का भी अपना स्थान होता है। अपना प्रायश्चित करने के लिए बबीता ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अगले दिन से ही मंजरी को काम पर आने के लिए कहकर घर लौट आई। अब बबीता के मन में मंजरी के लिए संदेह और शंका के लिए कोई स्थान नहीं था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।